स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। पूर्व क्लास में मैंने केमिस्ट्री की क्लास में रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण जो है उस टॉपिक को पढ़ा रहा था और उस श्रृंखला में आपको बताया गया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका कुछ टाइप्स, जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़े थे कि योगात्मक अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। और फिर उसके बाद से सेकंड नंबर रिएक्शन पढ़े थे जिसका नाम था अब वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया, और उसका प्रकार पढ़े थे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, और फिर तीसरा पढ़े थे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का 3 प्रकार, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया और विद्युत वियोजन अभिक्रिया पढ़े थे। और आज का तीसरा रिएक्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहने का मतलब है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया को मतलब कंप्लीट होने के बाद बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, भारी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, तो इसलिए उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम पड़ गया है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी कहने का ही मतलब होता है कि जिससे ऊष्मा बाहर निकले। और चौथा नंबर लिखा गया ऊष्माशोषी, मतलब इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होने में जो है हमको बाहर से एनर्जी, बाहर से ऊष्मा देना होता है। तो इसको परिभाषित किया जा सकता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है, जैसे जो बिना बुझा हुआ चूना होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यदि हम इसको पानी में डाल दें तो बुझा हुआ चूना बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, और इसके साथ जो है भारी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो ये जो अभिक्रिया है इसको बोला जा सकता है कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। वैसे ही कार्बन को यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और इसके साथ साथ जो है आपका ऊष्मा भी निकलता है। इसके लिए तीसरा रिएक्शन लिखा गया है कि जब नाइट्रोजन का रिएक्शन जो है हाइड्रोजन से करा देते हैं तब अमोनिया का निर्माण होता है और इसके साथ जो है ऊष्मा निकलता है। यदि हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर ले तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है, इधर नाइट्रोजन की संख्या 1 है तो इसके पहले 2 लगा लेते हैं। 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, इसको 6 बनाना है तो इसके पहले 3 लगा देते हैं। इक्वेशन बैलेंस, ये वाला भी इक्वेशन बैलेंस है और ये वाला भी इक्वेशन बैलेंस है। एक बार और रिपीट करते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। इसका चौथा रिएक्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का विपरीत है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी में जो है ऊष्मा निकलती है, लेकिन ऊष्माशोषी जो है उसमें बाहर से हमको ऊष्मा देना पड़ता है। इसके लिए परिभाषा लिखा गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा दिया तो NO बना है नाइट्रिक ऑक्साइड, और फिर कार्बन और सल्फर का रिएक्शन यदि अभिक्रिया करा दिया जाए तो कार्बन सल्फाइड बना हुआ है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे जो है नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 बनाना है तो इसके पहले 2 लगा देते हैं, बाकी इक्वेशन बैलेंस है। तो ये रहा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है हम 5वें रिएक्शन पे चलते हैं। तो 5वां अभिक्रिया है इसका अवक्षेपण अभिक्रिया। तीसरा था ऊष्माक्षेपी, चौथा था ऊष्माशोषी, 5वां है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया कहने का मतलब है कि जिस अभिक्रिया के होने के पश्चात अवक्षेप बनता हो। अवक्षेप कहने का मतलब है कि बचा हुआ पदार्थ जो घुलता नहीं है अवशेष के रूप में बच जाता है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो है अवक्षेप का निर्माण होता है, बचे हुए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसी अभिक्रिया को बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। और उसके बाद से लिखा गया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसकी वजह से नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो दोनों का डिफिनेशन लिखा गया है। सबसे इसमें फर्स्ट है 5वां नंबर कि अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके कारण अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप मतलब बचा हुआ पदार्थ, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल लिखा गया है कि जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 का रिएक्शन जो है बेरियम क्लोराइड के साथ करा दिया जाए तो यहां से जो है
बेरियम सल्फेट बन जाता है और NaCl जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जो है अघुलनशील पदार्थ है, ये विलयन के अंदर घुला नहीं रहता है, इसीलिए इसका अवक्षेप मिलता है। बेरियम जो सल्फेट है इसका अवक्षेप मिलता है, और जहां पे भी अवक्षेप का बात हो तो उसके लिए जो है नीचे की तरफ एरो करके दिखाया जाता है, डाउनवर्ड करके, अधोमुखी करके। वैसे इसके लिए दूसरा एग्जांपल लिखा गया है, एल्युमिनियम सल्फेट का जब रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराया जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। यहाँ पे भी जो है बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए इसके बाद जो है डाउनवर्ड करके एरो का सिंबल दिखाया गया। छठा रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का कहने का ही मतलब होता है हटाना, विस्थापित करना। तो इसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। डिफिनेशन लिखा गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल लिखा गया है, जैसे इस फेरस का रिएक्शन जो है कॉपर सल्फेट के साथ करा दिया जाए तो लोहा जो है इस कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि लोहा जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। कॉपर जो है कम क्रियाशील होता है इस लोहा की अपेक्षा, तो यहां से प्रोडक्ट बना लेगा FeSO4 फेरस सल्फेट और विस्थापित कर देगा कॉपर को। कॉपर जो है कम क्रियाशील है, इसीलिए फेरस जो है इसको विस्थापित कर दे रहा है, हटा दे रहा है। तो प्रोडक्ट बना FeSO4 प्लस Cu, कॉपर को हटा दिया। वैसे ही यदि जिंक का रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट से करा दें तो जिंक जो है इस कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो ये प्रोडक्ट बना लेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस यहां से भी विस्थापित कर देगा कॉपर को। लीड का रिएक्शन जब कॉपर क्लोराइड के साथ करा दिया जाए तो यहां से लीड जो है इस क्लोरीन के साथ मिलके लीड क्लोराइड बना लेता है PbCl2 और विस्थापित कर देता है कॉपर को, क्योंकि कॉपर जो है इन तीनों एलिमेंट से कम क्रियाशील होता है, तो कम क्रियाशील तत्व जो है अधिक क्रियाशील तत्व जो है उसको हटा देता है। यहाँ पे एक श्रृंखला लिखा गया है क्रियाशीलता का। लिथियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील, इससे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम, इससे ज्यादा क्रियाशील बैरियम, इससे ज्यादा क्रियाशील जो है एस्ट्रांसियम, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, टीन, लेड, हाइड्रोजन और कॉपर। सबसे कम क्रियाशील धातु देखा जाए तो यहाँ पे कॉपर है, इसीलिए कॉपर को जो है बार बार विस्थापित कर रहा है। और सर्वाधिक क्रियाशील तो पूछा जाए तो वो जो है लिथियम है, इसके बाद से पोटेशियम का स्थान आता है। क्रियाशीलता का जो इस श्रेणी है इसको याद रखना होगा विस्थापन के लिए, तभी हमको रिएक्शन समझ में आएगा कि कौन एलिमेंट जो है किसको विस्थापित कर सकता है। फिलहाल आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम विस्थापन अभिक्रिया के टाइप्स पढ़ाते हैं। विस्थापन कहिए या फिर एकल विस्थापन कहिए, सेम ही होता है। इसी का एक और रूप होता है द्विविस्थापन। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक एक एलिमेंट्स को विस्थापित कर रहा है, सिर्फ कॉपर को हटा रहा है, लेकिन जब वही दो एलिमेंट्स को एक ही बार हटाने लगे तो उसको हो जाता है द्विविस्थापन। तो फिलहाल आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम द्विविस्थापन अभिक्रिया का डिफिनीशन लिखते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया कहिए या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया कहिए, सेम ही होता है। और उसी का एक और भाग होता है जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में जो है सिर्फ एक एलिमेंट जो है विस्थापित हो रहा था, एक एलिमेंट हट रहा था। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होगा कि इसमें दो गो एलिमेंट जो है अपने स्थान का चेंजिंग कर लेगा, अपने समूहों का अदला बदली कर लेगा, और समूह का अदला बदली करके वहां पे एक नए पदार्थ का नए यौगिक का निर्माण कर लेगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा लिखा गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने समूहों का अदला बदली करके या फिर अदला बदली कर दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, इसका रिएक्शन हम सोडियम क्लोराइड से करा दिए हैं, तो यहां से सोडियम जो है इस NO3 के साथ मिलके NaNO3 अर्थात सोडियम नाइट्रेट बना लिया है, और यहाँ का Cl जो है इस Ag के साथ जुड़ के AgCl बना लिया है।
दोनों अपने समूह का अदला बदली कर लिया है, चेंजिंग कर लिया है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाएगा द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। वैसे ही इसका सेकंड एग्जांपल लिखा गया है Na2SO4, सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट और इसके साथ साथ बना लेता है NaCl। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराया जाता है तो लेड आयोडाइड बनता है और इसके साथ जो है पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। 7वां नंबर इसका रिएक्शन आता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में या फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होती है उसको बोला जाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और इसके लिए डिफिनीशन लिखा गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन यदि सूर्य के प्रकाश में कराया जाए तो इससे HCl का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। और हाइड्रोजन और ब्रोमीन का रिएक्शन यदि सनलाइट की उपस्थिति में कराए तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का निर्माण होता है। वैसे ही आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें पौधों की पत्तियां जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ द्वारा जो है जल लेके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती है। तो इस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन यदि जल के साथ कराया जाए सनलाइट की उपस्थिति में तो निर्माण होता है ग्लूकोज का। तो ये रहा द्विविस्थापन अभिक्रिया और फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले रिएक्शन पर बढ़ते हैं। तो इसका 8वां रिएक्शन है और बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा कि ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, इसी का इंग्लिश नाम होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, अर्थात ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि और हाइड्रोजन की संख्या में यदि कमी हो रहा है तब उसको बोला जाएगा ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। उप कहने का मतलब होता है जुड़ना, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा तब इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे डिफिनीशन लिखा गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन घटता है या फिर हटता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल लिखा गया है। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि O2 के योग के आधार पर, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसके आधार पे और हाइड्रोजन हट रहा है उसके आधार पे। तो यहाँ पे 2 टाइप्स का एग्जाम्पल लिखा गया। सबसे पहला है कि कॉपर जो है ऑक्सीजन से मिलके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कॉपर जो है सिर्फ सिंगल था यहाँ पे, लेकिन प्रोडक्ट में इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। बैलेंस कर लेता हूं, इधर 2 लिख सकते हैं। कॉपर पहले सिंगल था लेकिन अब कॉपर में जो है ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन या फिर ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि कॉपर का उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ देख लीजिए सल्फर सिंगल है लेकिन जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। अब इस सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सल्फर का उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। वैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ेगा तो H2O बना लेता है। पहले जो है सिर्फ H2 था लेकिन यहाँ H2 के साथ O आ गया है, मतलब कोई तत्व है और उस पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या अवकरण कहलाता है। लिख सकते हैं कि यहाँ H2 का उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। वैसे ही इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया है। तो किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना
ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। लिख सकते हैं यहाँ कार्बन का उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। अब जो है इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि हाइड्रोजन की कमी के आधार पे H2S था, जब इसका रिएक्शन क्लोरीन से कराया गया तो HCl बना लिया है, सल्फर को विस्थापित कर दिया है। पहले जो है हाइड्रोजन की संख्या इधर थी 2, लेकिन अब हाइड्रोजन की संख्या जो है घट गई है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ H2S का ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है, किसी तत्व के साथ जो है ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ऑक्सीजन के योग के आधार पे, और यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है हाइड्रोजन के कमी के आधार पे। और जो देखा जाए कि यहाँ पे जो है NH3 का रिएक्शन जब O2 से कराएंगे तो N2 और H2O बना लिया है। पहले जो था कि इस N के साथ हाइड्रोजन जुड़ा था 3 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे जो है N के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ NH3 का ऑक्सीकरण हो रहा है, इस NH3 से हाइड्रोजन हट रहा है या कम हो रहा है। सोडियम का रिएक्शन HCl से कराया गया है तो सोडियम क्लोराइड और H2O को जो है H2O गैस प्राप्त हुआ है। यहाँ जो है HCl का ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है, क्योंकि HCl जो है इससे हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है। तो किसी तत्व से हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, उप मतलब होता है जुड़ना, क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन, हटेगा क्या? तो हाइड्रोजन। किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। नोट लिखा गया है कि वे तत्व जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है, जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है उसको बोला जाता है उपचायक या ऑक्सीकारक। एग्जाम्पल लिखा गया है कि मैग्नीशियम का रिएक्शन यदि हम ऑक्सीजन से करा दें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो यहाँ जो है मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है, लेकिन उपचयन किसके द्वारा हो रहा है? ऑक्सीजन के द्वारा, इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ पे उपचायक की भांति कार्य कर रहा है। जिसके कारण उपचयन की क्रिया होगी उसको बोला जाता है उपचायक या फिर ऑक्सीकारक। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया। फिलहाल आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी का एक और टाइप्स है रिएक्शन नंबर 9, अवकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया। संभवतः इसका लास्ट वीडियो होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।